Hello students, how are you all? Welcome to my YouTube channel Biology in Seconds. Assalamualaikum students, this is Dr. Hamza Tanzeel, your biology tutor. And students, today we are discussing about the past paper short questions and MCQs of chapter evolution. Students, जो evolution chapter है सेकेंड ईयर क्लास का, ये कदरे लेंथ में छोटा चैप्टर है, लेकिन इसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो काफ़ी डेप्थ में हैं, डिटेल्ड में हैं। और आपको पता है कि स्टूडेंट ये चैप्टर जो है ये MD कैट के अंदर भी अब इन्वॉल्व है। तो स्टूडेंट्स आपने इसके जो पास पेपर की इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस और MCQs हैं उन्हें ध्यान से देखना है, ताकि आप इसके कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कर सको और बोर्ड के एग्जाम्स के अंदर अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसे अटैम्प्ट कर सको। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहला हमारा सवाल जो आपकी स्क्रीन पे है वो है, व्हाट आर हाइड्रोथर्मल वेंट्स एंड राइट इट्स सिग्निफिकेंस। कह रहे हैं कि हाइड्रोथर्मल वेंट्स क्या होते हैं और उनकी अहमियत क्या है। तो इसका आंसर स्टूडेंट क्या है, वन ऑफ द स्पेकुलेशंस ट्राइंग टू एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ लाइफ इज दैट इट मे हैव बिगिन डीप इन द ओशन इन अंडर वाटर हॉट स्प्रिंग्स कॉल्ड हाइड्रोथर्मल वेंट्स। कह रहे हैं कि जो ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में मुख्तलिफ नज़रियात हैं, उनमें से एक नज़रिया ये भी है कि जो लाइफ का ओरिजिन हुआ था वो कहाँ से हुआ था, डीप इन द ओशन, समुद्र की गहराई में। अब समुद्र की गहराई में क्या है, वो कह रहा है इन अंडर वाटर, पानी के नीचे, हॉट स्प्रिंग्स, गर्म पानी के चश्मे हैं, कॉल्ड हाइड्रोथर्मल वेंट्स। मतलब डीप इन द ओशन में क्या है, हॉट स्प्रिंग्स हैं जिन्हें क्या कहा जाता है स्टूडेंट, हाइड्रोथर्मल वेंट्स। और वन ऑफ द स्पेकुलेशन ये भी है कि वहाँ से लाइफ की क्या हुई थी, ओरिजिन हुई थी। अब इनकी सिग्निफिकेंस क्या है हाइड्रोथर्मल वेंट्स की, तो इनकी सिग्निफिकेंस स्टूडेंट ये है, दीज वेंट्स कुड हैव सप्लाइड द एनर्जी एंड रॉ मटेरियल्स फॉर द ओरिजिन एंड सर्वाइवल ऑफ अर्लियर लाइफ फॉर्म। इन हाइड्रोथर्मल वेंट्स ने क्या दिया था, इन्होंने एनर्जी प्रोवाइड की थी, और सेकंड क्या प्रोवाइड किया था, रॉ मटेरियल, किस चीज़ के लिए, फॉर द ओरिजिन एंड सर्वाइवल ऑफ क्या, अर्लियर फॉर्म ऑफ लाइफ। तो हाइड्रोथर्मल वेंट्स क्या होते हैं, अंडर वाटर हॉट स्प्रिंग्स को क्या कहा जाता है, हाइड्रोथर्मल वेंट्स। और इनकी सिग्निफिकेंस क्या है स्टूडेंट, इन्होंने क्या प्रोवाइड किया था, एनर्जी और रॉ मटेरियल फॉर द अर्लीस्ट लाइफ एंड देयर सर्वाइवल। सेकंड क्वेश्चन है स्टूडेंट, स्टेट द एंडोसिम्बायोटिक हाइपोथेसिस। एंडोसिम्बायोटिक हाइपोथेसिस क्या है। तो स्टूडेंट आप लोगों ने टॉपिक पढ़ा था एवोल्यूशन फ्रॉम प्रोकैरियोट्स टू यूकैरियोट्स। तो आपने कहा था कि जो ये एवोल्यूशन हुई है प्रोकैरियोट्स से यूकैरियोट्स में, इसके बारे में दो हाइपोथेसिस है। द फर्स्ट हाइपोथेसिस इज एंडोसिम्बायोट हाइपोथेसिस और सेकंड हाइपोथेसिस इज मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन हाइपोथेसिस। अभी दो हाइपोथेसिस थे, उसमें से उसने एक हाइपोथेसिस की आपसे स्टेटमेंट पूछी है कि एंडोसिम्बायोट हाइपोथेसिस की स्टेटमेंट क्या है। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम ये देखेंगे ये प्रपोज किसने किया था। तो इट वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय लाइन मार्गुलस। ये एक साइंटिस्ट है लाइन मार्गुलस, इसने ये हाइपोथेसिस पेश किया था। अकॉर्डिंग टू दिस हाइपोथेसिस, मतलब इस हाइपोथेसिस के मुताबिक क्या है, द एरोबिक बैक्टीरिया डेवलप्ड इनटू माइटोकॉन्ड्रिया which are the sites of aerobic respiration and most energy conversion in eukaryotic cell। कह रहे कि जो एरोबिक बैक्टीरिया थे इन्होंने क्या किया, इन्होंने सबसे पहले अपने अंदर माइटोकॉन्ड्रिया को डेवलप किया। जब इन्होंने अपने अंदर माइटोकॉन्ड्रिया को डेवलप किया तो इनके अंदर क्या हो गया, इनके अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन स्टार्ट हो गई। अब एरोबिक रेस्पिरेशन आपको पता है कि ये एक ऐसी रेस्पिरेशन है जिसके अंदर एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो कह रहे हैं कि एंड मोस्ट एनर्जी कन्वर्जन इन यूकैरियोटिक सेल। जब इन्होंने एरोबिक रेस्पिरेशन के जरिए एनर्जी बनाना शुरू की तो उस एनर्जी को उन्होंने यूज़ किया अपने आप को किस में कन्वर्ट करने के लिए, यूकैरियोटिक सेल के अंदर। द पोजेशन ऑफ दीज माइटोकॉन्ड्रिया लाइक एंडोसिम्बायोट्स ग्रोथ एंड एडवांटेजेस टू एरोबिक रेस्पिरेशन फॉर द होस्ट। मतलब सिंपल जो हमारे पास एंडोसिम्बायोट हाइपोथेसिस है वो क्या कह रहा है कि जो एरोबिक बैक्टीरिया थे उन्होंने डेवलप किया था किसे, माइटोकॉन्ड्रिया को। फिर उन्होंने क्या स्टार्ट की थी, एरोबिक रेस्पिरेशन, और एरोबिक रेस्पिरेशन की वजह से उनकी बॉडी के अंदर क्या जनरेट हुई, एनर्जी जनरेट हुई, और उस एनर्जी ने उनको हेल्प आउट किया इन द कन्वर्जन ऑफ प्रोकैरियोट्स इनटू यूकैरियोट्स। सेकंड स्टूडेंट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है, हाउ वुड बी अ न्यू स्पीशीज अराइजेस। पहले आपने इसका थोड़ा बैकग्राउंड समझना है। क्वेश्चन है हाउ वुड बी अ न्यू स्पीशीज अराइजेस। डार्विन के बारे में स्टूडेंट्स आप सब जानते हो कि डार्विन जो था वो एवोल्यूशनिस्ट था, इसी ने ही दुनिया को एवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट दिया था। अब हाउ वुड बी अ न्यू स्पीशीज अराइजेस, इसका इस सवाल के पहले इसका पहले बैकग्राउंड देखते हैं। डार्विन एक ऐसा साइंटिस्ट था जो ये बात कहता था कि आपको दुनिया में आज जो जैसी स्पीशीज़ नज़र आ रही हैं ये शुरू से ऐसी नहीं थी, इनके जो एंसेस्टर्स थे वो डिफरेंट थे। वक्त के साथ साथ इनमें क्या आती गई, चेंजेस आती गई, और ये डिफरेंट काइंड ऑफ क्या बनती गई, स्पीशीज़ बनती गई। पहले डार्विन का ये मानना था कि दुनिया में सबसे पहले कोई एक जानदार आया था, फिर उस जानदार से ही सारी वैरायटीज़ ऑफ क्या बनी है,
ऑर्गेनिजम्स बनी हैं। उस जानदार के आगे से जो ऑफस्प्रिंग्स पैदा होते थे उनमें डिफरेंट काइंड ऑफ क्या होती थी, अडेप्टेबिलिटी होती थी, जिसकी वजह से वो डिफरेंट डिफरेंट क्या बनाते जाते थे, स्पीशीज़ बनाते जाते थे। तो आज हमें जितनी भी स्पीशीज़ नज़र आती हैं ये सारी प्रोसेस ऑफ क्या, स्लोली ग्रेजुअली अडेप्टेशन से बनी हुई है। ये डार्विन का कॉन्सेप्ट था। अब हाउ वुड बी ए न्यू स्पीशीज़ अराइज, अब डार्विन ने कैसे बताया था कि एक स्पीशीज़ से नई स्पीशीज़ कैसे बनती है। हमें तो ये पता है कि एक स्पीशीज़ अपने जैसे ही जानदार पैदा करती है, लेकिन डार्विन ये कहता था कि एक स्पीशीज़ अपने जैसे जानदार तो पैदा करती है, लेकिन वक्त के साथ साथ उन जानदारों में क्या आता है, बदलाव आता है, जिसकी वजह से वो किसी एक नई स्पीशीज़ में डेवलप हो जाते हैं। अब इसका आंसर देखो, अ न्यू स्पीशीज़ वुड अराइज फ्रॉम एन एंसेस्ट्रल formed by the gradual accumulation of adaptation to different environments। कह रहे हैं कि जो नई स्पीशीज़ होती है वो अपने एंसेस्टर से ही बनती है। कैसे? बाय ग्रेजुअल accumulation of adaptations to different environments। वो डिफरेंट इन्वायरमेंट्स को अडॉप्ट करती हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को अपने अंदर अडॉप्ट करती है, जिसकी वजह से वो क्या होती है, चेंज होती जाती हैं। सेपरेटेड फ्रॉम ओरिजिनल हैबिटेट बाय जियोग्राफिकल बैरियर्स over many generations, the two population could become dissimilar enough to be designated as separate species। कह रहा है कि जो नई स्पीशीज़ हैं वो अपने एंसेस्टर से ही बनती है, मतलब वो कह रहा है कि कोई नई स्पीशीज़ ऊपर से नहीं आती। अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन हम ये बात मानते हैं और हमारा इस बात पे यकीन भी है कि जो जानवर हमें जिस हालत में नज़र आता है वो उसी हालत में पैदा किया गया। लेकिन डार्विन कहता है कि ऐसा नहीं है। डार्विन कहता है कि जो न्यू स्पीशीज़ होती हैं ये पहले से मौजूद स्पीशीज़ से ही बनती हैं। और ये कैसे बनती हैं? जब इनका जियोग्राफिकल एरिया चेंज होता है, जब इनका हैबिटेट चेंज होता है और ये किसी नए इन्वायरमेंट में जाते हैं, तो ये इस नए इन्वायरमेंट को अडॉप्ट करते हैं। जब वो उस नए इन्वायरमेंट को अडॉप्ट करते हैं तो ग्रेजुअली इनके अंदर क्या आती है, चेंजेस आती हैं। तो वो जो ग्रेजुअली चेंजेस इनके अंदर आ रही होती हैं, ये आहिस्ता 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 जनरेशन ओवर जनरेशन आती जाती हैं और एक वक्त ऐसा आता है कि ये टोटली अपने एंसेस्टर से क्या हो जाती हैं, डिफरेंट हो जाती हैं। क्लियर स्टूडेंट? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। डिफाइन नियो डार्विनिज्म एंड व्हाई इट कॉल्ड मॉडर्न सिंथेसिस। नियो डार्विनिज्म क्या होता है और इसको मॉडर्न सिंथेसिस क्यों कहते हैं? तो स्टूडेंट इसका आंसर है मेंडलिज्म, मतलब जो जॉर्ज मेंडल था जिसने इनहेरिटेंस का फंडामेंटल प्रिंसिपल पेश किए थे, एंड डार्विनिज्म वो जिसने एवोल्यूशन को डिस्क्राइब किया था, वर रिकनसाइल्ड एंड द जेनेटिक बेसिस ऑफ वेरिएशन एंड नेचुरल सिलेक्शन वाज वर्कड आउट। Thus, a comprehensive theory of evolution that became known as modern synthesis और neo-Darwinism। कह रहे हैं कि मेंडलिज्म और डार्विनिज्म इन दोनों के जो काम को क्या किया गया, स्टडी किया गया। इन दोनों के काम को स्टडी करने के बाद एक कॉम्प्रिहेंसिव थ्योरी ऑफ क्या बनाई गई, एवोल्यूशन, जिसको हमने किसका नाम दिया था, नियो-डार्विनिज्म का नाम दिया था। और स्टूडेंट ये जो नियो-डार्विनिज्म था ये डेवलप हुआ था इन द अर्ली 1940s। मतलब अर्ली 1940s के अंदर मेंडलिज्म और डार्विनिज्म के जो कॉन्सेप्ट थे इन दोनों को रिकनसाइल किया गया, इन दोनों के कॉमन पॉइंट्स को स्टडी किया गया और एक कॉम्प्रिहेंसिव थ्योरी बनाई गई किसकी, एवोल्यूशन की, जिसको हमने क्या नाम दिया था, नियो डार्विनिज्म का नाम दिया था। अब सवाल ये है कि इसको मॉडर्न सिंथेसिस क्यों कहते हैं। मॉडर्न सिंथेसिस का पहले थोड़ा बैकग्राउंड सुनो स्टूडेंट। हम ये मानते थे कि जो डार्विन था वो तो एक ओल्ड सेंचुरी का साइंटिस्ट था, तो उसकी जो थ्योरी थी डेफिनेटली बात है वो भी ओल्ड थ्योरी कंसीडर्ड होगी, उसको हम मॉडर्न थ्योरी नहीं कहेंगे। लेकिन स्टूडेंट जब वक्त के साथ साथ डिफरेंट स्टडीज़ हुई, डिस्कवरीज हुई, डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी वगैरह आई, तो साइंटिस्ट ने क्या किया कि जो डार्विन की थ्योरी थी उसको अपनी न्यू स्टडीज़ के साथ कंपेयर किया और उन्होंने कुछ एविडेंसेस दिए कि डार्विन ने जो बात कही थी वो अकॉर्डिंग टू आवर रिसर्च काफ़ी हद तक क्या ठीक है। तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है, मॉडर्न सिंथेसिस भी कहा जाता है। इसका आंसर देख लेते हैं। इट इज़ कॉल्ड अ सिंथेसिस because it integrated discoveries and ideas from many different fields including paleontology, taxonomy, biogeography, of course population genetics। वो कहना चाह रहा है कि जो जो हमारे पास डार्विन की थ्योरी थी उसको बहुत ज़्यादा न्यू जो हमारे पास स्टडीज़ थी उनके साथ क्या किया गया, रिलेट किया गया, उससे आइडियाज़ लिए गए, तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है, मॉडर्न सिंथेसिस भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन होमोलोगस एंड एनालॉगस ऑर्गन्स। तो स्टूडेंट्स ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत दफ़ा बोर्ड में आया हुआ है। सबसे पहले हम बात करेंगे होमोलोगस ऑर्गन्स की। होमोलोगस ऑर्गन्स क्या होते हैं स्टूडेंट, इसकी डेफिनेशन क्या है, द ऑर्गन्स विच आर फंक्शनली डिफरेंट बट स्ट्रक्चरली अलाइव। मतलब एक ऐसे ऑर्गन्स जो कि आपको डिफरेंट स्पीशीज़ के अंदर दिखने में एक जैसे लगेंगे, स्ट्रक्चरली आपको लगेगा कि ये सेम है, बट उनके फंक्शंस डिफरेंट होंगे, दैट आर कॉल्ड होमोलोगस ऑर्गन्स। जैसे एग्जांपल है, फोर लिम्स ऑफ मैन, बैट, हॉर्स,
वेल ईटीसी। अगर हम फोर लिम्स की बात करें, फोर लिम्स कहते हैं स्टूडेंट्स बाजुओं को, और हाइंड लिम्स कहते हैं टांगों को। फिर अगर हम फोर लिम्स ऑफ मैन की बात करें तो हमारे फोर लिम्स किस लिए काम आते हैं? रीचिंग, ग्रैस्पिंग। बैट्स की बात करें तो वो फ्लाइंग कर रहे होते हैं इसके जरिए मोस्टली। हॉर्स की बात करें तो वो उसको रनिंग में यूज़ करते हैं। वेल की बात करें तो उसको स्विमिंग में यूज़ करती है। तो मतलब इन सब के फोर लिम्स के फंक्शंस क्या हैं? डिफरेंट है, लेकिन स्ट्रक्चरली अगर देखा जाए तो इन सब के फोर लिम्स क्या हैं? एक जैसे हैं। तो देयरफॉर दे आर कॉल्ड होमोलोगस ऑर्गन्स। और इसको डाइवर्जेंट एवोल्यूशन भी कहते हैं। ये आपने याद रखना है एमसीक्यूज़ के लिए कि होमोलोगस ऑर्गन्स जो है ये किसके अंदर आते हैं? ये डाइवर्जेंट एवोल्यूशन की एग्जांपल्स के अंदर आते हैं। उसके बाद एनालॉगस ऑर्गन्स, ये उसका उल्ट है। ये वो ऑर्गन्स होंगे जो कि फंक्शनली तो अलाइक होंगे, एक जैसे होंगे, उनके फंक्शन सेम होंगे, बट स्ट्रक्चरली ये क्या होंगे? डिफरेंट होंगे। जैसे कि एग्जांपल है विंग्स ऑफ बैट्स, बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स। कह रहे कीड़े मकोड़ों के, परिंदों के और चमगादड़ के अगर पर देखो तो उनका काम क्या है? फ्लाई करना, उड़ना। लेकिन अगर स्ट्रक्चरली देखा जाए तो बैट के विंग्स, बर्ड्स के विंग्स और इंसेक्ट्स के विंग्स एक दूसरे से क्या डिफरेंट है। तो जो स्ट्रक्चरली डिफरेंट है, फंक्शनली सेम है, उन्हें हम किस चीज़ का नाम दे रहे हैं? एनालॉगस ऑर्गन्स का। और एनालॉगस ऑर्गन्स जो होती है किसकी एग्जांपल्स होती हैं? कन्वर्जेंट एवोल्यूशन की एग्जांपल। नेक्स्ट स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट आर वेस्टिजियल ऑर्गन्स एंड गिव एग्जांपल्स। कह रहे हैं कि वेस्टिजियल ऑर्गन्स क्या होते हैं, उनकी एग्जांपल्स क्या हैं। ये भी क्वेश्चन बोर्ड में बहुत 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 दफ़ा आया हुआ है। अगर स्टूडेंट्स हम वेस्टिजियल ऑर्गन्स की बात करें तो कह रहे हैं कि वेस्टिजियल ऑर्गन्स आर हिस्टोरिकल रेमिनेंट्स ऑफ स्ट्रक्चर दैट हैड इंपॉर्टेंट फंक्शंस इन एंसेस्टर बट आर नो लॉन्गर एसेंशियल प्रेजेंटली। कह रहे हैं कि ऐसे ऑर्गन जिनका हमारे जो एंसेस्टर थे उनका उनके अंदर उनका वाइटल रोल था, लेकिन अब उनका हमारी बॉडी में कोई इतना प्रोमिनेंट फंक्शन नहीं है। ये हमारी बॉडी के अंदर समझ लो कि एक वेस्ट ऑर्गन कंसिडर्ड होते हैं, एक सेपरेट ऑर्गन कंसिडर होते हैं जिसका बॉडी के अंदर कोई इतना एक्टिव रोल नहीं है। तो दैट ऑर्गन्स आर कॉल्ड वेस्टिजियल ऑर्गन्स। हाँ, ये हमारे एंसेस्टर्स के अंदर वाइटल रोल प्ले करते थे, बट हमारे अंदर इनका कोई फंक्शनल इतना एक्टिव रोल नहीं है। देयरफॉर दे आर कॉल्ड वेस्टिजियल ऑर्गन्स। अब इसकी हम एग्जांपल देख लेते हैं। द स्केलेटन ऑफ वेल्स। अगर हम बात करें वेल्स की, अगर हम वेल्स की बात कर लेते हैं तो वेल फिश का जो स्केलेटन है वो तो उसकी किसी काम का नहीं है मोस्टली। स्केलेटन तो हमें पता है कि मोस्टली यूज़ होता है बॉडी को सपोर्ट देने के लिए अगेंस्ट द ग्रेविटी और मूवमेंट्स के लिए यूज़ होता है। लेकिन इसके जो अगर हम बात करें वेल्स फिश की, वो तो स्विमिंग करती हैं। तो स्केलेटन ऑफ वेल्स के अंदर बहुत सी ऐसी क्या है चीज़ें हैं, जैसे उनके अंदर फीमर बोन है। अब फीमर बोन का तो वेल्स के अंदर कोई इतना प्रोमिनेंट रोल नहीं है, तो फीमर बोन जो है वेल्स फिश के अंदर वो क्या होगी? एक वेस्टिजियल ऑर्गन होगी। एंड सम स्नेक्स रिटेन वेस्टिजेस इन द ऑफ द पेल्विस एंड लेग बोन्स ऑफ वॉकिंग एंसेस्टर। स्नेक के अंदर क्या है हमारे पास? क्या है? पेल्विस और लेग बोन्स पड़ी होती हैं। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। अगर हम अपनी ह्यूमंस की बात करें तो हमारे अंदर क्या है? अपेंडिक्स है, मोस्टली कॉर्निवर्ट्स के अंदर होती है। ईयर मसल्स इन मैन, और हमारे जो कान के मसल्स होते हैं, आपने देखा होगा गाय बकरी वगैरह को वो अपने कान हिला सकते हैं, लेकिन हम अपने कान नहीं हिला सकते क्योंकि हमारे ये जो ईयर मसल्स हैं ये अब फंक्शनल नहीं है। नेक्स्ट स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7 है डिफाइन हार्डी वेनबर्ग थ्योरम। हार्डी वेनबर्ग थ्योरम क्या है? तो स्टूडेंट हार्डी वेनबर्ग थ्योरम की अगर हम बात करें तो कह रहा है कि हार्डी वेनबर्ग थ्योरम इज नेम्ड फॉर टू साइंटिस्ट। ये दो साइंटिस्ट का नाम है। एक हु ड्राइव द प्रिंसिपल इंडिपेंडेंटली इन 1908। इन्होंने क्या किया था? 1908 के अंदर एक प्रिंसिपल पेश किया था। अब वो क्या था थ्योरम? वो कह रहा है कि इट स्टेट्स दैट द फ्रीक्वेंसीज ऑफ एलील्स एंड जीनोटाइप इन अ पॉपुलेशन जीन पोल रिमेन कांस्टेंट। कह रहा है कि एक पॉपुलेशन के अंदर, पॉपुलेशन क्या होता है? ग्रुप ऑफ क्या? सेम स्पीशीज। कह रहा है कि एक पॉपुलेशन के अंदर जो हमारे पास फ्रीक्वेंसीज ऑफ एलील्स और जीनोटाइप्स जो होती हैं, मतलब जो जीन्स होती हैं, हम सिंपली कह सकते हैं जीन्स, वो कांस्टेंट रहती हैं ओवर द जनरेशंस। अब वो कह रहे हैं कि जैसे अगर मैं ह्यूमन हूँ तो मेरी बॉडी के अंदर जितनी भी अलील्स या जीन्स हैं, अब वो डेफिनेटली बात है वो जीन्स और अलील्स उतनी ही मेरे बच्चे में भी होंगी। वो क्या रहेंगी? कांस्टेंट रहेंगी जनरेशन ओवर क्या? जनरेशन। अनलेस, तब तक जब तक क्या नहीं होगा? एक्टेड अपॉन बाय एजेंट्स अदर देन सेक्सुअल रिकम्बिनेशन। कह रहा है कि सेक्सुअल रिकम्बिनेशन के अलावा अगर कोई और फैक्टर इन्वॉल्व होता है जो कि जीन्स को डिस्टर्ब करता है, लाइक म्यूटेशन है, माइग्रेशन है, जेनेटिक ड्रिफ्ट है, नॉन रैंडम मेटिंग है, सिलेक्शंस हैं, तो कह रहे हैं कि कुछ फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से आपकी नेक्स्ट जनरेशन के अंदर क्या हो सकता है? एलील्स की फ्रीक्वेंसी क्या हो सकती है? चेंज हो सकती है। लेकिन अगर ये सारे फैक्टर्स को हम एक तरफ कर दें, हम सिर्फ ये बात करें कि अगर एक बिल्कुल आइडियल इन्वायरमेंट है, तो आइडियल इन्वायरमेंट में क्या होगा कि जनरेशन्स ओवर जनरेशन्स एलील्स की जो फ्रीक्वेंसी होगी और उसकी जो जीनोटाइप होगी वो क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी।
क्लियर स्टूडेंट्स? और आपको पता है कि इसकी दो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी थी, p प्लस क्यू इज इक्वल टू 1 और p प्लस क्यू का स्केयर इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास है डिफाइन जेनेटिक ड्रिफ्ट। ये क्वेश्चन बोर्ड में बहुत 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 दफ़ा रिपीट हुआ है स्टूडेंट, तो इस क्वेश्चन को आपने बहुत ध्यान से सुनना है। जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या होता है? जेनेटिक तो आपको पता है कि ये समथिंग रिलेटेड टू जीन्स, तो ड्रिफ्ट क्या होता है? ड्रिफ्ट आपको पता है स्टूडेंट कि अगर कोई चीज़ अगर स्ट्रेट वे में जा रही है और सडनली वो अपनी डायरेक्शन को अगर क्या कर ले, चेंज कर ले, तो हम कहते हैं कि इस चीज़ ने क्या किया है, ड्रिफ्ट किया है। तो अगर हम जेनेटिक ड्रिफ्ट की बात करें कि जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या होता है, तो कह रहे हैं कि इट इज़ द चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील्स एट अ लोकस दैट अकर बाय चांस। कह रहे हैं कि ये हमारे पास क्या होता है, चेंज होता है इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील्स एट लोकस दैट अकर बाय चांस, मतलब अगर बाय चांस जीन्स जो है वो अपना लोकाई क्या कर लें, चेंज कर लें, जीन्स का जो अपना एक लोकस था वो क्या हो गया, चेंज हो गया, तो दैट कंडीशन इज कॉल्ड स्टूडेंट क्या, जेनेटिक ड्रिफ्ट। लेकिन इसके अंदर आपने जो सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है वो रखनी है बाय चांस। ये बाय चांस होता है, ये किसी स्पेसिफिक रीज़न या स्पेसिफिक प्लानिंग के तहत नहीं होता। वो कह रहे हैं कि इन स्मॉल पॉपुलेशन सच फ्लक्चुएशंस मे लीड टू द लॉस ऑफ पर्टिकुलर एलील। कह रहे हैं कि अगर तो ये जेनेटिक ड्रिफ्ट वाला प्रोसेस किसी स्मॉल पॉपुलेशन में होता है जिनके नंबर ऑफ स्पीशीज़ लिमिटेड है, तो उनके अंदर चांसेस हैं कि उनकी वो अलील्स या उसकी वो जो जीन है वो क्या हो जाए, लॉस हो जाए। दिस में अकर इन अ स्मॉल पॉपुलेशन व्हेन अ फ्यू इंडिविजुअल फेल टू रिप्रोड्यूस एंड देन जीन्स आर लॉस फ्रॉम द पॉपुलेशन। तो जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या होगा स्टूडेंट, चेंज इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ अलील्स एट लोकस दैट अकर्स बाय चांस। और ये ज़्यादा किन को इफेक्ट कर रहा होता है, स्मॉल पॉपुलेशंस को इफेक्ट कर रही होती है। नेक्स्ट स्टूडेंट, ये क्वेश्चन भी रिसेंटली कुछ ईयर से बार बार आ रहा है, नहीं तो एमसीक्यूज़ में आ रहा है, तो आपने इसको ध्यान से इसके नेम्स याद रखने हैं। पहला है नेम द एक्सटिंक्ट एंड अनडेंजर्ड स्पीशीज़ इन पाकिस्तान, मतलब उन स्पीशीज़ के नाम लिखो जो कि पाकिस्तान में एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं या अनडेंजर्ड है या ख़त्म होने के करीब है। एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ आपको पता है कि वो स्पीशीज़ होती है जिनका कोई भी मेंबर नहीं मौजूद होता, और अनडेंजर्ड वो होती हैं जो कि ख़त्म होने के करीब होती हैं। तो हम सिर्फ एक पाकिस्तान एरिया की बात करें, दुनिया की बात नहीं करें। जरा कि इन पाकिस्तान चीता, टाइगर, एशियन लाइन, इंडस राइनो, चेयर फिश एंड क्रोकोडाइल एंड गेवियल हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एक्सटेंट। मतलब आपने किसी कोई से 5 का नाम याद कर लेने, चीता नाम याद करना आसान है, टाइगर, एशियन लाइन, इंडियन राइनो और क्रोकोडाइल। पाकिस्तान में ये वो स्पीशीज़ हैं जो कि क्या हो चुकी हुई हैं, एक्सटेंट हो चुकी हुई हैं। अब अनडेंजर्ड कौन सी है, अनडेंजर्ड वो जो कि एक्सटेंट होने के नियर है। अब वो कौन कौन सी है, इंडस डॉल्फिन, ब्लैक बक, कॉमन लेपर्ड, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, होबारा बस्टर्ड, वाइट हेडेड डक एंड मॉर्बलेट टील आर अमंग द एनिमल नियर टू एक्सटेंट। मैंने अभी बताया कि जो नियर टू एक्सटेंट होता है उन्हें क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स, अनडेंजर्ड स्पीशीज़। तो स्टूडेंट्स ये कुछ क्वेश्चन है जो कि एवोल्यूशन के चैप्टर में से मोस्ट ऑफ द टाइम रिपीट होते हैं हर साल बोर्ड एग्जाम्स के अंदर। तो आपने इन क्वेश्चंस को स्टूडेंट डिटेल में अच्छे से रेडी करना है, और इस चैप्टर की जो एक्सरसाइज है वो आपको इसी प्लेलिस्ट में लेक्चर में मिल जाएगी। तो आपने उसके लिए अलग से लेक्चर को ओपन करना है इसकी एक्सरसाइज के लिए, क्योंकि इसकी एक्सरसाइज बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर कोई सवाल आपका शॉर्ट क्वेश्चंस के रिलेटेड है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट अब हमारा जो नेक्स्ट फेज़ है वो कौन सा वाला है, एमसीक्यूज़ का। तो अब हम एमसीक्यू स्टार्ट करें, तो हमारा फर्स्ट एमसीक्यूज़ है एमसीक्यूज़ इज़ द मेन रीज़न फॉर एक्सटेंशन ऑफ स्पीशीज़ इज़। कह रहे कि जो स्पीशीज़ हैं उनकी एक्सटेंशन की जो सबसे मेन वजह है वो क्या है। ऑप्शन ए पॉपुलेशन, ऑप्शन बी पावर प्रोडक्शन, ऑप्शन सी हैबिटेट डिस्ट्रक्शन और ऑप्शन डी पैरासाइटिज्म। कह रहे हैं कि किसी भी स्पीशीज़ की किसी एक स्पेसिफिक एरिया से हमेशा के लिए ख़त्म हो जाने की सबसे मेन रीज़न क्या होती है। तो स्टूडेंट्स ये अनडेंजर्ड जो है हमारे पास स्पीशीज़ और एक्सटेंट स्पीशीज़ वाले टॉपिक से आया हुआ, तो हम जानते हैं कि हैबिटेट डिस्ट्रक्शन इसका राइट आंसर है, क्योंकि हैबिटेट डिस्ट्रक्शन की वजह से जो स्पीशीज़ होती हैं वो वहाँ से परमानेंटली लॉस हो जाती हैं। उसके बाद अकॉर्डिंग टू एंडोसिम्बायोट हाइपोथेसिस द एरोबिक बैक्टीरिया इज डेवलप्ड इनटू। कह रहा है कि एंडोसिम्बायोट हाइपोथेसिस के मुताबिक एरोबिक बैक्टीरिया जो था उसने डेवलप किया था राइबोसोम्स, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया जो गोल्गी ऑपरेटस। स्टूडेंट्स हम जानते हैं द राइट आंसर इज माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट थोड़ा टेक्निकल है। इन अ पॉपुलेशन दैट इज इन हार्डी-वेनबर्ग एक्विलिब्रियम 60% इंडिविजुअल्स शो द रिसेसिव ट्रेट, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द डोमिनेंट एलील्स इन द पॉपुलेशन। तो स्टूडेंट्स हम हार्डी-वेनबर्ग थ्योरम की अगर इक्वेशंस को देखें तो हमने पढ़ा था P प्लस क्यू इज इक्वल टू 1, मतलब डोमिनेंट प्लस रिसेसिव इज इक्वल टू 1। अगर तो वो कह रहा है कि 60% इंडिविजुअल जो है वो रिसेसिव है, तो 60% इंडिविजुअल रिसेसिव होने से मुराद ये है
कि हमारे पास जो 1 पॉइंट, अगर हम बात करें तो 0.16 जो है, 0.16 हमारे पास क्या होंगे, रिसेसिव है, और जो बाकी 0.84 होंगे वो हमारे पास क्या होंगे, डोमिनेंट। तो द राइट आंसर इज 0.84, क्योंकि 0.16 प्लस 0.84 कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू 1, क्योंकि हमने कहा था कि जो टोटल नंबर ऑफ जो जीनोटाइप होता है या फ्रीक्वेंसीज ऑफ एलील्स होती हैं वो क्या रहती है, रिमेन कांस्टेंट रहती हैं। Wallace developed the theory of natural selection, essential identical to लामार्क, लिनियस, हटन या डार्विन। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि वेलेस की जो थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन थी वो किसकी एसेंशियल थी, वो बिल्कुल किसकी आइडेंटिकल थी, सॉरी, वो डार्विन की आइडेंटिकल थी। नेक्स्ट, essay on principle of population was published by डार्विन, वेलेस, लेनियस या मार्थस। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि जो हमारे पास essay ऑफ पॉपुलेशन था, प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन, वो किसने लिखा था, मार्थस ने लिखा था। ये टेबल में से एमसीक्यू आया हुआ है। एंडोसिम्बायोट हाइपोथेसिस वाज सपोर्टेड बाय केवियर, लाइल, मार्थस या मार्गुलस। तो स्टूडेंट हम जानते हैं कि मार्गुलस ही वो साइंटिस्ट था जिसने एंडोसिम्बायोट हाइपोथेसिस को प्रेजेंट किया था, पेश किया था, इसलिए यही इसको ज़्यादातर सपोर्ट करता था। Armadillos and armored mammals live only in यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या एशिया। स्टूडेंट ये बुक की लाइन है, एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन में से आई हुई है, और द राइट आंसर इज अमेरिका। द आर्मर्ड मैमल्स दैट लिव ओनली इन अमेरिका इज एकिडना, पोर्क्यूपिना, पेंगुइन या आर्मडिलो। तो राइट आंसर स्टूडेंट इज डी, आर्मडिलो। नेक्स्ट स्टूडेंट, अ रिस्पिरेटरी प्रोटीन फाउंड इन ऑल एरोबिक स्पीशीज इज, कह रहे हैं कि एक ऐसी रिस्पिरेटरी प्रोटीन जो कि तमाम एरोबिक स्पीशीज़ में पाई जाती है। तो स्टूडेंट दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, और ये मोस्ट ऑफ द टाइम बोर्ड के एग्जाम्स के अंदर रिपीट हो चुका है, और ज़्यादातर जो क्वेश्चन आया भी हुआ वो यही है। तो ऑप्शन इसके हैं साइटोक्रोम ए, साइटोक्रोम बी, साइटोक्रोम सी या साइटोक्रोम ए थी। तो स्टूडेंट द राइट आंसर इज साइटोक्रोम सी। आर्कियोबैक्टीरिया कैन टॉलरेट टेम्परेचर अप टू डैश डिग्री सेंटीग्रेड। ये भी एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि मैक्सिमम टाइम बोर्ड के अंदर रिपीट हो चुका है, 45, 85, 100 या 120। स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि जो आर्कियोबैक्टीरिया होते हैं ये टॉलरेट करते हैं टेम्परेचर अप टू 120 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है, डार्विन ओरिजिन ऑफ स्पीशीज वाज पब्लिश्ड इन 1840, 1859, 1865 या 1890। स्टूडेंट द राइट आंसर इज बी, 1859 के अंदर डार्विन ने अपनी जो थी ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बुक को क्या किया था, पब्लिश किया था। नेक्स्ट, विच ऑफ दीज हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एक्सटिंक्ट इन पाकिस्तान, कह रहे कि इनमें से कौन सी ऐसी स्पीशीज है जिसको पाकिस्तान में एक्सटिंक्ट डिक्लेयर कर दिया गया, वाइट हेडेड डक, मार्बल टेल या होबारा बस्टर्ड या क्रोकोडाइल। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं जो क्रोकोडाइल है ये पाकिस्तान से क्या हो चुके हैं, एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। इमिग्रेशन एंड इमिग्रेशन ऑफ अ मेंबर्स ऑफ अ पॉपुलेशन कॉज डिस्टर्बेंस इन द, कह रहे कि जो इमिग्रेशन है और इमिग्रेशन है ये क्या करती है, किसी ऑफ मेंबर्स की या किसी भी पॉपुलेशन पे क्या असर डालती है, उसकी किस चीज़ पे असर डालती है, जेनेटिक ड्रिफ्ट के ऊपर, उसके जीन पूल के ऊपर, उसके फिनोटाइप के ऊपर या उसकी जीनोटाइप के ऊपर। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि इमिग्रेशन और इमिग्रेशन जो है ये जीनोटाइप को डिस्टर्ब करती है, फ्रीक्वेंसीज ऑफ एलील्स एंड जीनोटाइप अफेक्ट होती है। नेक्स्ट है, द अल्टीमेट सोर्स ऑफ ऑल चेंजेस इज, ये भी बहुत दफ़ा एमसीक्यूज रिपीट हो चुका है बोर्ड के एग्जाम्स के अंदर। तो द अल्टीमेट सोर्स ऑफ ऑल चेंजेस इज, द ऑप्शन इज म्यूटेशन, एवोल्यूशन, माइग्रेशन या जेनेटिक ड्रिफ्ट। सो द राइट आंसर इज म्यूटेशन। उसके बाद है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फिंचेस डिड डार्विन कलेक्ट ऑन गैलापागोस आइलैंड। ये भी बहुत दफ़ा एमसीक्यू बोर्ड एग्जाम्स के अंदर रिपीट हुआ है कि डार्विन ने कितनी फिंचेस को कलेक्ट किया था गैलापागोस आइलैंड के अंदर, 13 टाइप्स, 20 टाइप्स, 25 टाइप्स या 30 टाइप्स। तो हम जानते हैं कि 13 टाइप्स ऑफ फिंचेस को क्या किया गया था, कलेक्ट किया गया था। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनडेंजर्ड इन पाकिस्तान, इनमें से कौन सी स्पीशीज पाकिस्तान में अनडेंजर्ड है, इंडियन राइनो, इंडस डॉल्फिन, टाइगर या चीर फेसेंट। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि जो इंडस डॉल्फिन है ये पाकिस्तान में क्या है, अनडेंजर्ड स्पीशीज कंसिडर्ड हो गई। प्रिंसिपल ऑफ जियोलॉजी वाज पब्लिश्ड बाय डार्विन, लिनियस, लामार्क या लेल। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि जो लेल था इसने पब्लिश क्या किया था, प्रिंसिपल ऑफ जियोलॉजी। नेक्स्ट है, द चेंज इन फ्रीक्वेंसीज ऑफ एलील्स एट अ लोकस दैट अकर बाय चांस। स्टूडेंट्स मैंने आपको शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर ये बताया कि अगर बाय चांस का वर्ड आता है और चेंज इन द फ्रीक्वेंसीज ऑफ एलील्स आता है तो द राइट आंसर इज जेनेटिक ड्रिफ्ट। बाकी ऑप्शन क्या है, जीन पूल, जेनेटिक म्यूटेशन या जेनेटिक ड्रिफ्ट। तो स्टूडेंट द राइट आंसर इज जेनेटिक ड्रिफ्ट। तो स्टूडेंट्स ये इस चैप्टर की एमसीक्यूज हैं, होप सो आप लोगों ने इसको ध्यान से सुना होगा और एक चीज़ को आपने फॉलो किया होगा। तो आपने इस शॉर्ट क्वेश्चंस को एमसीक्यूज को अच्छे से रेडी करना ताकि आप बोर्ड एग्जाम्स के अंदर
अच्छे मार्क्स गेन कर सको। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।